नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में स्वागत है आप सबका। पढ़ रहे थे हम प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार से थोड़ा सा अलग कंसेप्ट, और इसमें कल लास्ट टाइम हमने देखा था एकाधिकार, जिसको हमने कहा था मोनोपोली। ये चीज़ भी बता दी थी कि मोनो एंड पोली, मोनो मतलब एक और पोली मतलब बेचना, यानी ऐसा बाजार जिसमें बेचने वाला केवल एक हो, उसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में। इसके अंतर्गत जो है आपका एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार की कुछ विशेषताएं जो हैं, वस्तु बाजार में जो एकाधिकार है आपका, वो क्या होता है। वस्तु बाजार में एकाधिकार, वस्तु बाजार में एकाधिकार की बात आएगी तो सबसे पहली इसकी विशेषता जो है, इसमें एकल उत्पादक है। कहने का मतलब एक फर्म है ना, विक्रेता एक है, तो इसके अंदर जो विक्रेता है वही उत्पादक है, वही फर्म है, एकल उत्पादक है। दूसरी बात, इसके अंदर निकट प्रतिस्थापन कोई भी वस्तु नहीं है, निकट प्रतिस्थापक वस्तु उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात, इसके अंतर्गत प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता आते ही फिर आपका एकाधिकार बाजार किधर चला जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की ओर चला जाता है। और इसके अंतर्गत आपका जो उत्पादक है, कौन उत्पादक कहें, फर्म कहें, विक्रेता कहें, वो कीमत निर्धारक होता है। कीमत निर्धारक होता है। आपने देखा होगा ना, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने कहा था कि आपका उपभोक्ता जो है वो और उत्पादक जो है वो कीमत स्वीकारक होते हैं। क्या होते हैं? कीमत स्वीकारक होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? कीमत निर्धारक होते हैं। कीमत निर्धारक कैसे होते हैं कि इसके अंतर्गत अकेला उत्पादक है, वो अकेली फर्म है, तो वो अपनी कीमत बनाएगा और वो कीमत पे बाजार में जो है वो सामान बेचेगा। तो ये बात होगी प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के अंतर्गत एकाधिकार की। वस्तु बाजार में एकाधिकार जो है वो किस प्रकार से होता है। क्लियर है? आगे चलें। वस्तु बाजार में एकाधिकार के बाद इसके अंतर्गत इस चैप्टर में अगला टॉपिक आता है बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है। बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है। बाजार मांग वक्र जो है वो औसत संप्राप्ति वक्र कैसे है, वो इसके अंतर्गत देखेंगे। संप्राप्ति का मतलब जानते हो ना? संप्राप्ति जिसको हम रेवेन्यू से लिखते हैं, जिसको हम आगम से लिखते हैं, औसत आगम वक्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? औसत आगम वक्र भी कहते हैं। यानी एकाधिकार बाजार में आपका जो बाजार मांग वक्र है, डिमांड कर्व जो बनेगा बाजार का, वो ही औसत संप्राप्ति वक्र है। किस प्रकार से होगा इसको हम देखेंगे ग्राफ के माध्यम से। मान लीजिए एक बाजार मांग वक्र हम जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बाजार मांग वक्र। और बाजार मांग वक्र जो है मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको पहले से बना रखा है। ये हमेशा थोड़ा सा नाटक करता है। बाजार मांग वक्र का चित्र हमने बना रखा है पहले से।
ये आपका बाजार मांग वक्र है ना। इस मांग वक्र के अंदर इस मांग वक्र में आपने देखा ये जो आपका है एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस पे निर्गत दिखाया है, आउटपुट दिखाया है, और वाई एक्स पे जो है वो कीमतें दिखाई है, वाई एक्स पे कीमतें दिखाई है। और इसके अंतर्गत ये क्या है, बाजार मांग वक्र है, बाजार मांग वक्र है। इस बाजार मांग वक्र में आप देखेंगे कि बाजार में उपभोक्ता के संदर्भ में देखें पहले आप कि उपभोक्ता, मान लीजिए स्टार्टिंग में किसी वस्तु की कीमत P0 निर्धारित होती है, किसी वस्तु की कीमत P0 निर्धारित होती है, तो उस कीमत पर वो उपभोक्ता जो है वो Q0 मात्रा खरीदना चाहेगा। P0 कीमत पर मतलब ऊंची कीमत, P0 P1 की बजाय ऊंची कीमत है ना। हाई प्राइस जो है P0, उसके ऊपर कोई भी उपभोक्ता जो है वो Q0 मात्रा खरीदना चाहेगा, ठीक है। अगर वो कीमत गिर के आपकी P1 आ गई है, कीमत गिर के P1 आ गई है, तो P1 पर जो है वो उपभोक्ता आपको Q1 मात्रा खरीदना चाहेगा। ऊंची कीमत पर कम मात्रा और कम कीमत पर अधिक मात्रा। कहने का मतलब यहाँ पर कीमत जो है बाजार में, इस बाजार में कीमत है वो इसको प्रभावित कर रही है, उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा को, उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा को, उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा को निर्धारित करती है कीमत। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता की खरीदी गई मात्रा जो है, मांगी गई मात्रा या खरीदी गई मात्रा जो है वो कीमत का, उपभोक्ता की खरीदी गई मात्रा कीमत का ह्रासमान फलन है। कैसा फलन है? ह्रासमान फलन है। ह्रासमान फलन का मतलब जानते हो ना, गिरता हुआ। कैसे कि इन दोनों के बीच में उल्टा संबंध हो रहा है। कीमत जो है, कीमत का ह्रासमान फलन, इसका मतलब कीमत गिरती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ रही है, और कीमत बढ़ रही है तो मांगी गई मात्रा कम हो रही है। कहने का मतलब यहाँ पे उपभोक्ता की जो मात्रा है, खरीदी गई मात्रा जो है वो कीमत का ह्रासमान फलन है, ठीक है। खरीदी गई मात्रा, इस सब पे विशेष जोर दे रहा हूँ। कैसी मात्रा? खरीदी गई मात्रा। ये तो एक सामान्य बाजार की बात करें, बाजार का जो मांग वक्र है। लेकिन अगर इसी को हम एकाधिकारी फर्म के तरीके से देखें, किसके तरीके से देखें? एकाधिकारी फर्म के नज़रिए से देखें, तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। फर्म के मामले में, फर्म के मामले में यहाँ पे उपभोक्ता खरीद रहा है, इसलिए कीमतें ज़्यादा कम होंगी, और फर्म जो है वो खरीदेगी नहीं, खरीदने वाला संदर्भ में नहीं देखेंगे। फर्म के मामले में हम ये देखेंगे कि फर्म जो है वो कितना माल किस कीमत पे बेच रही है। मान लीजिए ये P0 है, इस कीमत पर यानी अधिक कीमत पर वो कम मात्रा बेचेगा। या फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से कहूं कि अगर उसके पास अल्प मात्रा है, फर्म के पास थोड़ा स्टॉक है, तो वो मार्केट में बने रहने के लिए, वो अपना अधिसामान्य लाभ कमाने के लिए उसको कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर उसके पास अल्प मात्रा में स्टॉक है तो उसको कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। मार्केट निर्धारित नहीं करेगा, खुद को बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि एकाधिकार में जो है वो इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है अधिसामान्य लाभ कमाना। जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा में आपने देखा था ना, सामान्य लाभ कमाया जाता है। अधिसामान्य लाभ में क्या होता है? एक चीज़ को मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने क्या कहा था कि जैसे ही कीमतें बढ़ गई और कीमतें बढ़ी हैं तो जो फर्म है उनको अधिसामान्य लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, और अधिसामान्य लाभ प्राप्त शुरू होने हो जाएंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, दूसरी फर्में जो हैं उनमें जागृत होगी, एक रुचि आ जाएगी कि भाई हम जो है इस मार्केट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो अधिसामान्य लाभ प्राप्त
हो रहे हैं, और जैसे ही वो आएंगे तो पूर्ति बढ़ जाएगी, और पूर्ति बढ़ते ही जो है वापस कीमतें गिर के सामान्य लाभ तक पहुंच जाएंगी। लेकिन ये जो एकाधिकार बाजार है, इसमें उसका उद्देश्य ही अधिसामान्य लाभ है। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरी फर्म आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि इसकी शर्तों में हमने क्या देखा था कि प्रवेश और बहिर्गमन जो है वो प्रतिबंधित है। तो ये बात आ गई मांग वक्र की। अब इस वक्र के द्वारा जो बात हम कर रहे थे कि बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है, उसके संदर्भ में बात करें कि किस तरह से होगा। एक मान लीजिए एक मांग फलन है, एक मांग फलन आपका दिया है, आपके एग्जाम्पल Q बराबर 20 माइनस 2P। ये मांग फलन है, और इस मांग फलन के आधार पर कीमत और संप्राप्ति में एक टेबल हम बनाएंगे। उस टेबल को बनाने के लिए हम इसको जो है ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं कि P को इधर ले लिया, कितना हो गया ये 2P बराबर 20 माइनस Q। अगर यहां से हमें P का मान निकालना हो तो 2 का भाग दे देंगे ना, P बराबर 10 माइनस, इसमें 2 का भाग दिया तो Q बटा 2 आ जाएगा, या इसको लिख दूँ 10 माइनस 0.5 Q, है ना। और इस P और Q के माध्यम से एक टेबल बना सकते हैं। जैसे Q का मान हमने रखा 1, जैसे Q बराबर कितना रखा 1, तो P बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 0.5 गुणा 1, या 10 माइनस 0.5, या कितना हो गया 9.5। यानी अगर कीमत हमारी 1 है, Q का मान क्वांटिटी 1 है, तो कीमत का मान कितना हो गया 9.5 हो गया। और इसकी जगह 2 रख दें हम, इसकी जगह रख दिया हमने क्या 2 रख दिया, तो P बराबर हो जाएगा 10 माइनस 0.5 इंटू 2, तो P बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ गया 1, कितना आ गया 9 आ गया। इस तरह से ये मांग फलन हमारा है। P बराबर 10 माइनस 0.5 Q, या 2P बराबर 20 माइनस Q लिख देंगे तो भी कुछ गलत नहीं, ठीक है। इसके आधार पे जो है एक हम सारणी बनाएंगे, और उस सारणी को देखेंगे किस तरह से हमारी टेबल ये बनती है। आपकी टेबल 6.1 जो है इस तरह से एक टेबल बनेगी। ये आपकी टेबल बनी हुई है ना। इस टेबल में देखिए क्वांटिटी जो है हमने मान लिया 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, इस तरह से ये क्वांटिटी मान ली, ठीक है ना। और वो हमारा जो मांग फलन था वो क्या था, P बराबर 10 माइनस 0.5 Q, यही था ना। यहाँ पे Q का मान जब हमने 0 रखा, इसका मान 0 रखेंगे तो 0.5 गुणा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका आ गया 10। एक मान रखा तो कितना आ गया 9.5, 2 रखा तो 9 आ गया। जैसे 2 रखा हमने तो P बराबर 10 माइनस 0.5 इंटू 2, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, ये 9 आ गया। अगर 3 रखा तो P बराबर हो गया 10 माइनस 0.5 गुणा 3, या 10 माइनस 1.5, और 10 में से 1.5 घटा दिया तो कितना आ गया 8.5। ये जो आ गया आपका 8.5 आ गया। फिर 4 रखा तो 8 आ गया। इस तरह से जो है ये सारे मान आपके रखते जाएंगे तो आते जाएंगे, ठीक है। ये मान आपके इस तरह से आ गए, है ना।
ये तो हमने केवल उस फलन की सहायता से कीमतों के मान निकाल लिए, ठीक है। और जब कीमतों के मान निकालेंगे हम, उसके बाद अगला कॉलम हमारा जो है वो है कुल संप्राप्ति का, कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति जिसको हम लिखते हैं टीआर से, टोटल रेवेन्यू। कुल संप्राप्ति क्या होती है कि जैसे क्वांटिटी हमने 0 बेची, 10 रुपए कीमत पे बेची ही नहीं, तो संप्राप्ति कुछ प्राप्त होगी क्या? नहीं। अगर हमने मात्रा बेची 1 यूनिट बेचा, किस रेट से? 9.5 के हिसाब से, तो 9.5 के हिसाब से 1, यानी 1 की कीमत 9.5, तो 1 की कीमत 9.5, तो कुल कितना प्राप्त हो गया? 9.5। इसी तरह से हमने क्वांटिटी बढ़ा दी 2 और कीमत हो गई हमारी गिर के 9, तो 9 को 2 से गुणा किया 18, 8.5 को 3 से गुणा किया 25.5। कहने का मतलब कुल संप्राप्ति बराबर क्या कह सकते हैं? P गुणा Q, P गुणा Q। ये जो है वो हमारी कुल संप्राप्ति है। इसी तरह से हम आगे निकालेंगे, 8 गुणा 4 करके 7.5 गुणा 5 करके 37.5, ये आगे आता गया, ठीक है। ये बेटा आ गई आपकी कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति में एक चीज़ आप देखेंगे, इसका एक ट्रेंड देखिए। 0 से बढ़ के कितना हुआ? 9.5, 9.5 से बढ़ के कितना हुआ? 18 हुआ। कितना बढ़ा? 8.5। उसके बाद में इससे आगे कितना बढ़ा? 7.5। इससे आगे कितना बढ़ा? 6.5। उससे आगे कितना बढ़ा? 5.5। यानी बढ़ तो रहा है, कुल संप्राप्ति बढ़ तो रही है, लेकिन गिरती हुई दर से बढ़ रही है, तेजी के साथ नहीं बढ़ रही। 9.5 से 18 हुआ, ग्रोथ हुई है, इसमें 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 ग्रोथ हुई है, यहाँ तक ग्रोथ हुई है। यहाँ 50 आ गया मैक्सिमम है। कब? जब आपकी मात्रा है 10, वहाँ पे मैक्सिमम आ गया। और उसके बाद में आप देखेंगे कुल संप्राप्ति जो है वो गिर रही है, 49.5 आ गई, 48 हो गई। यानी कुल संप्राप्ति की बात करें तो पहले तो बढ़ रही है, शुरू में ग्रोथ हो रही है उसमें, ठीक है। उसके बाद में स्टेबल हो गया, और उसके बाद में जो है गिरती हुई है। पहले वृद्धि हुई, उसके बाद में स्थिर हुई, और उसके बाद में एक हाईएस्ट पीक पे जाने के बाद में आपकी कुल संप्राप्ति क्या हो रही है? गिरती हुई है। कुल संप्राप्ति आपकी गिर रही है, ये देखिए। औसत संप्राप्ति की बात करें, औसत संप्राप्ति की बात जब हम करेंगे यहाँ पे, तो औसत संप्राप्ति कैसे निकालते हैं? इससे पहले वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति का मतलब ये कह सकते हैं आप औसत संप्राप्ति के मामले में कि ये आपकी जो कुल संप्राप्ति है, औसत संप्राप्ति जिसको हम लिखते हैं AR से, तो AR का मान जो होता है वो पहले के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, TR, और इसके अंदर क्वांटिटी का भाग देंगे, इसके अंदर क्वांटिटी का भाग देंगे। तो पहले वाला तो 0 है, तो इसको छोड़िए, औसत संप्राप्ति प्राप्त नहीं होगी। कुल संप्राप्ति यहाँ पे 9.5 है, 9.5 है, इसमें भाग दिया कितने का? 1 का, तो आपकी औसत संप्राप्ति आ गई 9.5, ठीक है। उसके बाद में आपकी कितनी है? 18 है कुल संप्राप्ति, और क्वांटिटी कितनी है? 2 है, तो कितनी हो गई? 9 हो गई। उसके बाद में 25.5 है, 25.5 में आपने भाग दिया 3 का, तो 3 8 24 और 3 5 15, कितना आ गया? 8.5 आ गया। फिर 32 है, 32 में 4 का भाग दिया तो 8 आ गया। इसी तरह से आपकी औसत संप्राप्ति जो है वो आ गई है, ये औसत संप्राप्ति। और औसत संप्राप्ति के बाद में बात आती है सीमांत संप्राप्ति। क्या आती है? सीमांत संप्राप्ति। सीमांत संप्राप्ति की परिभाषा, सीमांत आगम की बात आती है, सीमांत संप्राप्ति की बात आती है, सीमांत लागत की बात आती है। तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि प्रति इकाई मात्रा में प्रति इकाई वृद्धि, मात्रा में प्रति इकाई वृद्धि या प्रति इकाई चेंज करने पर आपकी जो कुल संप्राप्ति है, या इसको कहते हैं हम कुल आगम, क्या कहते हैं? कुल आगम में कितनी चेंज हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, या कितनी वृद्धि हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? सीमांत संप्राप्ति। और इसको लिखते हैं MR से। किससे लिखते हैं बेटा? MR से लिखते हैं। कहने का मतलब चेंज हुआ किसमें?
MR बराबर डेल्टा TR, यानी आपकी टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ और बटा क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, यानी इकाई परिवर्तन होने पर TR में कितना चेंज हुआ वो आपका MR है। यानी एक तरह से ये देखिए कि 0 से कहाँ पहुँचे हम 9.5, जब इधर पहुँचे हम, 1 मिनट ये सारा मिटा दूंगा, यहाँ जब हमने कहा था इकाई वृद्धि होने पर, वस्तु की मात्रा में इकाई वृद्धि होने पर, 0 से 1 पे पहुँचने पर, यहाँ पे कितना पहुँचे हम 0 से 9.5, 0 से 9.5, 1 से 2 पे गए तो 9.5 से कितना गए 18 गए, 9.5 से 18 पे गए। और ये औसत संप्राप्ति के बाद में सीमांत संप्राप्ति की बात जब कर रहे हैं तो 9.5 और 9.5 के बाद में ये चेंज कितना आया इसमें 8.5 का आया। कितने का आया 8.5 का आया यहाँ पे देखिए। उसके बाद में 2 से 3 पे गए हैं, 2 से 3 पे गए हैं तो ये पहुँच गया हम 18 से 25.5 पे, यानी यहाँ पे चेंज कितना हुआ है 7.5। आपकी बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन भी आया था कि अगर किसी वस्तु की मात्राओं में चेंज हो रहा है और इकाई परिवर्तन हो रहा है तो सीमांत संप्राप्ति कैसे निकालेंगे। केवल इकाई परिवर्तन हो रहा है तो इकाई परिवर्तन अगर हो रहा है तो आपको कैसे निकालना है कि जैसे TR है ना, और मान लीजिए ये M वैल्यू है, nth मान है, n मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, m मान लीजिए, ये nth वैल्यू जो है वो TR की, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, और इसमें से घटा दें कौन सी, इससे जस्ट पहले वाली का मतलब TR n-1। इसके माध्यम से जो है आप इसकी सीमांत संप्राप्ति निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 से ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है तो उसी तरह से निकालेंगे डेल्टा TR बटा डेल्टा Q। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई और ये सारी चीज़ें आने के बाद में एक चीज़ क्लियर है, इनके जो ट्रेंड आप देखेंगे तो ट्रेंड में आपको क्या पता चल रहा है, कुल संप्राप्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ती 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 एक लेवल पे जाके हाईएस्ट चली जाती है, एक लेवल पे हाईएस्ट चली जाती है और हाईएस्ट जाने के बाद लगातार गिरती जाती है, लगातार गिरती जाती है। ठीक, औसत संप्राप्ति की बात करेंगे तो औसत संप्राप्ति जो है वो देखिएगा 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5 रेखिक वक्र हैं ये, क्योंकि हमारा जो देखा था ना हमने वो रेखिक वक्र हैं जिसमें स्क्वायर वगैरह नहीं आता, p बराबर 10 - 0.52, इस तरह के जो वक्र होते हैं वो रेखिक वक्र होते हैं और उनमें सीधी रेखाएं होती हैं। उस चीज़ को देख लेंगे हम बात क्या है। देखिए मैं बात कर रहा था आपके औसत संप्राप्ति की, तो औसत संप्राप्ति में क्या देखा, 9.5, 9.5 से 9 आया, 8.5 आया, 8 आया, 7.5 आया, 7 आया, लगातार जो है वो आपकी औसत संप्राप्ति गिर रही है, लगातार औसत संप्राप्ति गिर रही है और बिल्कुल एक ही रफ्तार से गिर रही है। देखिए एक रफ्तार का मतलब 9.5, 0.5 कम हुआ, 0.5 कम हुआ, 0.5 कम हुआ, 0.5 कम हुआ, 0.5 कम, लगातार गिर रहा है, इसका मतलब गिरती हुई रेखा इस तरह की आएगी। अब सीमांत संप्राप्ति की बात करें तो 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5 ये भी लगातार गिर रही है। इसका मतलब इसका ग्राफ भी बिल्कुल सीधी रेखा होगी। क्यों होगी, इस तरह से गिरता हुआ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक स्पीड में गिर रही है, यहाँ पे एक का डिफरेंस आ रहा ना। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता तो इस तरह का वक्र या इस तरह का वक्र जो है ऐसे बन जाते, लेकिन यहाँ पे एक स्पीड में गिर रहे हैं तो सीधी रेखा बनेगी और गिरती हुई रेखा बनेगी। इस बात को दिमाग में रखिए आप। लेकिन दोनों में जब फर्क देखेंगे, दोनों में जब फर्क देखेंगे तब ये देखेंगे गिर तो ये भी रहा है, इसमें 0.5, 0.5, 0.5 का डिफरेंस आ रहा और ये एक एक जंप लगा रही, सीधा एक एक गिर रही। इसका मतलब सीमांत संप्राप्ति वक्र तेजी से गिर रहा है, औसत संप्राप्ति वक्र गिर रहा है, लेकिन सीमांत संप्राप्ति वक्र जो है वो आपका
तेजी से गिर रहा है, सीमांत संप्राप्ति वक्र तेजी से गिर रहा है। अब कुल संप्राप्ति वक्र की बात एक बार करें, अब वक्रों की बात करें इस टेबल से, तो वक्र जो है उसकी आकृति क्या होगी, जैसे कुल संप्राप्ति वक्र, वक्र की आकृति उसके समीकरण से डिसाइड होती है बेटा। वक्र की आकृति कैसा बनेगा, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई वक्र आ गया इस तरह का y बराबर mx प्लस सी, जिसमें एक चर ये है, एक चर ये है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब सीधी रेखा बनेगी। अगर स्क्वायर नहीं आता है तो सीधी रेखा बनेगी। लेकिन आपका सीमांत संप्राप्ति वक्र जैसे देखें, कुल संप्राप्ति वक्र देखें तो टी आर बराबर कुल संप्राप्ति हमने कैसे निकाली थी, यहाँ पे p और q को गुणा करके, p और q को गुणा करके, और p का मान उस शुरू में हमने जो देखा था समीकरण मांगफलन हमने देखा था, p बराबर क्या निकाला था हमने, 10 माइनस 0.5 q ना, 10 माइनस 0.5 q और गुणा q, तो ये आ गया आपका एक तरह से 10q, इसको अगर मल्टीप्लाई करें और माइनस 0.5 q स्क्वायर, टी आर बराबर ये आ गया 10q माइनस 0.5 q स्क्वायर। और जहाँ q के फलन के रूप में है और स्क्वायर के फलन के रूप में है, इसका मतलब यहाँ पे वक्र जो है कर्वेचर लिए हुए होगा, वक्र जो है वो वक्रता लिए हुए होगा, सीधा नहीं होगा। और q स्क्वायर आया है और q स्क्वायर वाला माइनस आया है, तो ये होगा पैराबोला या परवलय। सीधा परवलय जो है वो आपका एक तरह से ये कह सकते हैं, हालांकि गणित की बातें हैं थोड़ी सी गहराई में, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अगर आप 11th में मैथ्स में होते तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पढ़ते। ये आपका पैराबोला है, ये क्या है, पैराबोला है, या हिंदी में कहते हैं परवलय। और परपेंडिकुलर है इसलिए इसको कह दिया ऊर्ध्वाधर परवलय, क्योंकि पैराबोला इस तरह से भी बनता है, पैराबोला ये भी है और पैराबोला ये भी है। ये पैराबोला ऊर्ध्वाधर सीधा पैराबोला है, और ये जो पैराबोला है ये ऊर्ध्वाधर उल्टा पैराबोला है, यानी इसका एकदम कटोरा उल्टा हो गया। तो वो परवलय जो है आपका कुल संप्राप्ति वक्र का जो है उल्टा परवलय बनेगा। कैसे बनेगा इसको भी देखेंगे। अब इस सारणी को आप समझ सकते हैं, और इसके बाद आगे जो है हम इनके वक्र देखेंगे कि कैसे बने। आपका रेखा चित्र 6.2 जो है उसको हम देखेंगे। ये आपका रेखा चित्र जो है वो 6.2 का, इसको देखेंगे हम एक बार के लिए। देखिए इस वक्र पे हमने नीचे वाला जो आपका एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाला जो है वो वाई एक्स। क्या है, वाई एक्स। थोड़ा सा आज गड़बड़ हो गया, इसको बैकग्राउंड हमने ब्लैक ले लिया तो इसकी वजह से यहाँ पे पेन की सेटिंग चेंज करने में दिक्कत आ रही है, कलर फिर भी दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए सबसे पहले कुल संप्राप्ति वक्र की बात करें। आपको टेबल दिमाग में रखिए, टेबल जब देखेंगे तो जहाँ पे आपकी मात्रा 0 थी वहाँ पे कुल संप्राप्ति आपकी 0 थी, और कुल संप्राप्ति बढ़ते 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 ये वाला जो लेवल गया था, यहाँ पे आपकी कुल संप्राप्ति कितनी हो गई थी, याद है आपको, 50 हो गई थी। और उसके बाद जो है आपकी कुल संप्राप्ति गिरने लग जाती, उसके बाद आपकी कुल संप्राप्ति गिरने लग जाती। और ये वाला जो वक्र है यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, और ये स्काई ब्लू का ये वाला जो वक्र जा रहा है, ये वाला वक्र आपका औसत संप्राप्ति वक्र है, जो लगातार गिरता हुआ है, लगातार गिरता हुआ वक्र है। उसमें भी देखा था ना, औसत संप्राप्ति लगातार गिर रही है, लेकिन सीमांत संप्राप्ति औसत संप्राप्ति की बजाय तेजी से गिर रही है, इसलिए ये आपका वक्र सीमांत संप्राप्ति का होता है। और जहाँ पे आपने देखा था एक चीज, जहाँ पे कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है वहाँ पे सीमांत संप्राप्ति 0 की ओर अग्रसर होके, और उसके बाद में यानी सीमांत संप्राप्ति एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है यहाँ पे सीमांत संप्राप्ति गिरती जा रही है, और जैसे ही
ये कहेंगे हम कि आपकी कुल संप्राप्ति गिरने लग जाती है, वहां पे सीमांत संप्राप्ति माइनस में चली जाती है, वहां पे आपकी सीमांत संप्राप्ति माइनस में चली जाती है। ये चीज देखेंगे, है ना। इस ग्राफ को आपने समझा होगा। तो औसत संप्राप्ति की बात हम जैसे कर रहे थे, औसत संप्राप्ति बराबर AR जिसको हमने लिखा था, तो ये लिखा था हमने TR/Q। तो ये आपका वक्र बन गया। इसकी सहायता से कुल संप्राप्ति वक्र जो है उल्टा पैराबोला या उल्टा परवलय, और ये सीधी रेखाएं होती हैं औसत संप्राप्ति वक्र, और सीमांत संप्राप्ति वक्र जो है वो नीचे गिरता हुआ होता है। ये क्लियर है। थोड़ी सी बात आगे करें क्योंकि हम मेन कॉन्सेप्ट पर अभी पहुंचे नहीं हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। इसको मिटा दें। देखिएगा, अब बात करते हैं एक बार के लिए फिर से कि AR बराबर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, TR/Q। TR का मतलब P गुणा Q। TR जो है इसको हमने P गुणा Q देखा था, और Q, या इसको लिखें हम AR बराबर P गुणा Q/Q। Q से Q कैंसिल हो गया, क्या आ गया, देखिए P आ गया। इसका मतलब एकाधिकारी जहां भी है वहां पे आपकी जो औसत संप्राप्ति है या औसत आगम जो है वो किसके बराबर है, कीमत के बराबर। किसके बराबर है बेटा, कीमत के बराबर है। औसत संप्राप्ति कीमत के बराबर है। हेडिंग हमने लिखा था कि औसत संप्राप्ति वक्र, औसत संप्राप्ति वक्र बाजार के मांग वक्र के बराबर होता है। बाजार का मांग वक्र ही होता है। अब बाजार का मांग वक्र जो है वो किसके बीच में होता है, मात्रा और कीमत। और कीमत किसके बराबर, AR के बराबर। यानी AR और मात्रा में जो ग्राफ बनाएंगे वो ही ग्राफ बनेगा कीमत और मात्रा में, और कीमत और मात्रा में ग्राफ किसका बनता है, बाजार मांग वक्र बनता है। कहने का मतलब इससे ये क्लियर चीज है कि यहाँ पे औसत संप्राप्ति वक्र जो है वो ही कीमत वक्र है, किसमें, मोनोपोली या एकाधिकार। एकाध ग्राफ जो है इसका और देखेंगे। देखिए ये है आपका 6.3। ये कुल संप्राप्ति है। ये क्या है बेटा, कुल संप्राप्ति है, और यहाँ पे आउटपुट है। ये चीज हमने देखा। केवल एक बार के लिए कुल संप्राप्ति वक्र की बात करें, कुल संप्राप्ति वक्र यहाँ पे है। यहाँ पे किसी कीमत, आपकी ये जो कीमत है, कोई भी कीमत है मान लीजिए यहाँ पे, है ना, उस कीमत पर ये मान लीजिए निर्गत जो है आपका वो 6 है, आउटपुट कितना है, 6 है, और यहाँ पे कुल संप्राप्ति जो है वो कितनी है, 42 है। देखिए किसी कीमत पर जो है कुल संप्राप्ति आपकी 42 है और ये 6 है, और इस वक्र को यहाँ पे काट रहा है। तो देखिए यहाँ से इसको यहाँ मिला दिया एक बार के लिए, और जब इसको मिलाएंगे तो इसकी जो प्रवणता है, क्या प्रवणता, या इसको कहते हैं स्लोप, या कहते हैं ढाल, या कहते हैं स्पर्शजा, या कहते हैं टेंजेंट, जो भी कहना चाहें, इसका जो ढाल है वो ढाल ही कीमत के बराबर होगा। वो ढाल किसके बराबर होगा, कीमत के बराबर। और ढाल स्पर्शजा का एक तरह से ये कह सकते हैं टेंजेंट, जिसको हम कहते हैं, आप 10th क्लास में पढ़ा ना, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार वगैरह इस तरह से करते हैं। तो ये 42 है, ये वाला 42, आधार कितना है, 6 है, कितना हो गया, 7। यानी जब कुल संप्राप्ति आपकी 42 है और यहाँ पे आउटपुट की मात्रा जो है वो 6 है, तो यहाँ पे आपकी कीमत का जो निर्धारण होगा वो इस वक्र के ढाल के बराबर होगा, और इस वक्र का ढाल कितना आया, 7 आ गया। ये बात जो है यहाँ पे औसत संप्राप्ति का मूल्य जो है वो 7, औसत संप्राप्ति का मूल्य 7, और ये कह सकते हैं कीमत का मूल्य भी 7। कहने का मतलब जो औसत संप्राप्ति है वो ही आपकी जो है वो कीमत है। अब बात करते हैं
इसके ढाल में किस तरह से चेंज आता है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इस टॉपिक को मैं अभी कंप्लीट करूंगा। एक वक्र के द्वारा इसको हम समझेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। ये है आपका वक्र 6.4। इस वक्र पे आपके y अक्ष पर कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति दिखाई गई है। इसके ऊपर जो है आपका निर्गत दिखाया गया है। देखिएगा, ये आपका जो वक्र है, इसको वक्र को देखते ही पता चल रहा है, ये वक्र आपका है कुल संप्राप्ति वक्र, और ये वाला जो वक्र है ये आपका सीमांत संप्राप्ति वक्र। ये जो स्पर्शजा, मैंने एक शब्द काम में लिया था, स्पर्शजा, टेंजेंट, यहां पे देखिएगा L1 बिंदु जो है यहाँ पे ये एकदम बिल्कुल इसको स्पर्श करते हुए एक रेखा हमने खींची है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर जैसी है, ऊर्ध्वाधर जैसी। इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब यहाँ पे प्रवणता ज्यादा होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखेंगे, पहले बिल्कुल इस तरह से था, अब ऐसे आया है, L2 बिंदु पर इस तरह से आया है, यहाँ पे इसकी प्रवणता कम है। कहने का मतलब L1 पे प्रवणता सबसे ज्यादा, L2 पे प्रवणता उससे कम, और लगभग C बिंदु पे प्रवणता हो गई 0, प्रवणता हो गई 0। और उसके बाद आगे अगर उत्पादन और बढ़ाते गए तो आपकी प्रवणता नेगेटिव में चली जाती है, माइनस में चली जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे इसकी जो प्रवणता है वो प्रवणता किस तरह से बिहेव कर रही है, सीमांत संप्राप्ति की तरह से। सीमांत संप्राप्ति पहले जो है कम है, फिर और कम हो गई, फिर 0 हो गई, और फिर माइनस में चली गई। ये सीमांत संप्राप्ति की बात आती है। यानी ये बताना चाह रहा हूं मैं, कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के बीच में जो संबंध है वो, ठीक है। और एक जो संबंध आपका बताया है इसमें, औसत संप्राप्ति वक्र और सीमांत संप्राप्ति वक्र जो है उनके बीच में संबंध जो है वो भी बताएंगे, वो अगले टॉपिक में और अगले वीडियो में इसको देखेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? बाय।